पे है। अच्छा, लोगों के अलावा ना कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा था, क्योंकि पता है जब आपको कोई नई खबर आती है ना तो लोग का ध्यान जाता है। अच्छा, ये भी एक खबर थी, जब 3G लाइसेंस वाली बात हुई तो फिर जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो सो गया था बिल्कुल, वो एकदम से एक्टिव हो गया। ये भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी मौजूद है। फिर ऑटोमोबाइल के अंदर बात की, जब हमने देखा कि यहाँ पर लोकल कंपनीज की प्रोडक्शन और जो एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ थी 95% का, उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज जब देखा, उसके अंदर हमने ग्रोथ देखी, लोगों ने कहा यार ये भी सेक्टर है तो यहाँ क्यों नहीं फोकस करते। तो जाहिर है प्लेइंग फील्ड बड़ी होती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोगों का ध्यान बढ़ता है। लोगों को अब मजीद आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, लोगों को बढ़ना चाहिए। लोग अगर सेकंड थर्ड ईयर में काम करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने, लेकिन इसमें पोर्टफोलियो की आपकी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए ना। आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 4-5 स्पेसिफिक सेक्टर्स को चूज करके उनमें से 10-12 कंपनी चूज करके इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको 8 में प्रॉफिट हुआ तो 2 में लॉस भी हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है डिफॉल्ट भी हो जाए, क्योंकि अगर कंपनी का तो पता नहीं, उसकी मैनेजमेंट का पता नहीं, आगे जाने के बाद कोई अगर अपने आप को डिफॉल्ट कर दे 1 साल बाद, तो ना स्टॉक कुछ कर सकता है, ना एससीसीपी कुछ कर सकता है। बहुत जरूर रखते हैं वो, लेकिन अगर कोई एकदम अपने हाथ ऊपर कर देगा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। अब जिसने फॉर एग्जाम्पल टेलीकार्ड लिया था या नेशनल बैंक लिया था 200 रुपए के ऊपर, अगर उसने हेज करके उसको ओजीडीसी भी लिया था, उसकी जगह पर उसने फौजी फर्टिलाइजर भी लिया था, तो उसका जो लॉस है वो प्रॉफिट वो कंपनसेट होकर इक्वल हो गया। उसको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, 2 साल बाद वो इक्वल खड़ा हुआ है आज भी। लेकिन अगर किसी ने ओजीडीसी या फौजी लिया था वो आज 300% प्रॉफिट के अंदर है। किसी ने सिर्फ नेशनल बैंक लिया था तो उसका रेट आते आते भी लगता है 2 साल लग जाएंगे। तो बात ये कि अपने आप को हेज करना सीखें, अपने आप को इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना सीखें, और उसी काम के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और ब्रोकेज इंडस्ट्री होती है। उसी लिए हम लोग बैठे हैं कि हम गाइड करते हैं प्रॉपर क्या करना है। लोग स्पेसिफिकली एक जगह चले जाते हैं, उससे लॉस होता है, फिर वो बुरा होता है। ब्रोकेज इंडस्ट्री बुरी होती है, स्टॉक मार्केट फिर वो बुरी होती है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री। हालांकि उन्होंने 9 दफा उससे कमाया होता है, 1 दफा उनको लॉस होता है, लॉस हुआ होता है, और उसका जो सारा मलबा जो है वो सबके ऊपर आ जाता है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि लॉसेस की अगर बात करते हैं ना तो लोग अपनी ईमेल्स के अंदर बहुत सारी ईमेल्स करते हैं, उसके अंदर सवाल ये पूछते हैं लॉसेस को कैसे क्लेम किया जाएगा। तो ये बात भी यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। और आजम साहब ने बिल्कुल ठीक है कि जो मार्केट के अंदर इंपैक्ट होता है वो ओवरऑल होता है। ये अचानक से ओवरनाइट चेंज नहीं आता कि आपने रात को लगाया, सुबह उठे आपको बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिस 2008 सिनारियो की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ओवरऑल अगर इकोनॉमी की अगर सिचुएशन देखें, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो वो उस वक्त क्राइसिस में था। पैच वो एक ऐसा चंग था जिसकी वजह से लोगों ने लॉसेस बेयर किए। लेकिन अगर आप दुनिया की मिसाल दें तो दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर भी मोरलेस यही सिचुएशन होती है कि आपको लॉसेस होते हैं। और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बिजनेस इसमें करना है, और अगर आपके अंदर इतना आप समझ लें कि कैपेबल हैं आप, तो फिर आप स्टॉक मार्केट की तरफ वापस आएँ। अब डी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं, पार्टिसिपेंट्स के हवाले से बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं, मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कैसे बढ़ाए जाएं, कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। एक तो अभी हम देख रहे हैं कि करंट जो FBR की तरफ से जो SCCP की जानिब से प्रपोजल भेजा गया, उसके ऊपर कोई स्टैंड लेते हैं। मीटिंग एक बड़ी सक्सेसफुल रही है स्टॉक मार्केट में। मैं फ्राइडे को था तो बड़ी गहमा गहमी थी, बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही थी। लोग कह रहे थे जी मीटिंग कामयाब हो गई, और हो सकता है कि आगे भी फर्दर उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन आ जाए। पॉलिसीज़ कितनी मैटर करती हैं पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए, ज़रा इस बारे में बताएं। 100% पॉलिसीज ही मैटर करती हैं बेसिकली। अभी तो अगर देखा जाए मोरलेस तो पिछले 7-8 सालों से मैं स्पेशली देखता हूँ कि वही पार्टिसिपेंट्स हैं, वही लोग हैं, वही इन्वेस्टर्स हैं। कुछ आते हैं, फ्रेश ब्लड आता है। 2005 में बेचारे ने आने की कोशिश की थी तो 20,000 खानदानों को लेके बैठ गए। तो बेसिकली बात ये कि वो पॉलिसीज की वजह से 10 उसमें स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, ब्रोकेज इंडस्ट्री का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, किसी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पॉलिसीज मैटर करती हैं। सही टाइम पे सही डिसीजन आप लेते हैं तो वो स्टॉक मार्केट क्या कोई भी इंडस्ट्री को चला भी सकता है, गिरा भी सकता है। इसी तरह से 2008 के अंदर भी आपके सामने किया कि अपनी पर्सनल फायदे के लिए गवर्नमेंट ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने IMF से लोन लेने के लिए स्टॉक मार्केट को ब्लॉक किया 3 महीने के लिए। उसका इम्पैक्ट आज तक मैं और मेरे आने वाले लोग भुगतते रहे हैं। तो बेसिकली यही पॉलिसीज होती हैं, यही तमाम चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। अगर मैनेजमेंट रेगुलेटर इसी काम के लिए बैठे होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर स्टॉक तक के जो मैनेजमेंट है वो लोग, कि वो इसी चीज को देखें कि ये हमने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की इसका टाइम क्या है डिलीवर करने का और इसका टाइम क्या है इंप्लीमेंट करने का। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब सुनामी आके निकल जाता है फिर हम ये सोचते हैं कि अगली दफा आएगा तो क्या करेंगे। लेकिन ये मुल्क है, ये इतनी बड़ी इकॉनमी है, ये 35-40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, 75 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। तो ये पहले सोचना चाहिए था कि कभी ना कभी जिंदगी में सुनामी आएगा तो सही, तो हम क्या करेंगे उसका। तो ये होता है कि जब सैलाब आके निकल जाता है ना, फिर हम चंदे के लिए बाहर निकलते हैं और फिर हम एफर्ट्स करते हैं क्या होगा। इसीलिए 2 साल पहले जो सैलाब आया था उसके अभी तक पैचेस पूरे नहीं हो सके। इसी तरह से 2008 में जो स्टॉक मार्केट में ये सैलाब आया था, इसके पैचेस अभी तक हम फिल करते आ रहे हैं, और ये चीजें हमें बेयर करनी पड़ती हैं एज बीइंग अ न्यू मेंबर, या हम जो काम कर रहे हैं या जो जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल है, जो इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं, जो एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं। हमें ये क्वेश्चन सामने मिलते हैं आने को कि अगर 2008
फ्लड आ गया तो दोबारा क्या होगा, वी कांट आंसर देम, क्योंकि वो हमने किया ही नहीं था, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वो स्टॉक से किसी चीज का कोई ताल्लुक ही नहीं था, SECP से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो एक आदमी आया, उसने डिसीजन लिया, वो आगे चला गया, उसने वो अपनी चीज पूरी कर ली और देन उसका कोई पता नहीं चला क्या हुआ। लेकिन वो इंडस्ट्री पूरी की पूरी आपकी $75 बिलियन की इंडस्ट्री आपके सामने बैठ गई कि 4 साल उसने क्या किया। ये आज से 2 साल पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी यहाँ पे आके कि ये तो इकोनॉमी का बैरोमीटर है आपकी, तो स्टॉक मार्केट तो पिछली गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट से ही गवर्नमेंट चलाई है और मोर लेस आप देखें 16,000 की मार्केट थी। अगर अब इस लेवल के ऊपर हम बात करेंगे तो लोग वो उन्होंने 16 बिलियन के जो अपने रिजर्व जमा किए थे और लोगों को लाए थे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेकर आए थे, $75 बिलियन की मार्केट कर दी थी। तो सबसे पहला तो उनके 10 पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले स्टॉक मार्केट होती थी कि जी $75 बिलियन की हमारी मार्केट है, कोई आपके पास आना क्यों पसंद नहीं करेगा। तो यही तो सबसे बड़ा फैक्टर इन है कि अगर हम तमाम पॉलिसीज को सही लेके चलते हैं और उनको सही टाइम पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो नए इन्वेस्टर्स को लाने के अंदर, नए लोगों को लाने के अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है। लोग अभी भी बड़ा क्लोजली पाकिस्तान के अंदर भी, और मैं देखता हूँ पूरे रीजन में और दुनिया में, अब पिछले 4-5 सालों से स्टॉक मार्केट को कराची की बहुत ज्यादा क्लोजली देखा जाता है। डेली की क्लोजिंग लेना और डेली की ओपनिंग लेना लोगों का मामूल बन गया है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो एक ब्लूमिंग इंडस्ट्री है, आपकी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और बिल्कुल एक फ्लरिश हो रही है, उसको थोड़ी सी अगर आपने तवज्जो दे दी, मैं समझता हूँ सिर्फ 3 महीने अगले दे दें आप, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल आपके बड़े सुकून से स्टॉक मार्केट ही जो है वो सस्टेन करी होगी इकोनॉमी का, और इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट स्टॉक मार्केट करती है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिविटी होती है तो पता चलता है उस मुल्क में आप बैठे बैठे आराम से पता चल जाता है आपके स्टॉक के फिगर्स क्या आ रहे हैं, तो हम पता चल जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर वहाँ पर क्या मूवमेंट है। पॉलिसीज़ की बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि पॉलिसीज़ वाकई मैटर करती थी, और स्टॉक मार्केट असल में होता अमूमन ये है कि जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है ना, जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट के पास टैक्सेस लेने के लिए जगह कम रह जाती है, वो अभी भी बहुत सारे अनटैप्ड जो है सेक्टर्स हैं उनके बारे में बड़ी बात कर चुके हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब फिगर्स आ रहे होते हैं ना ट्रिलियंस के अंदर, तो वो एक बड़ा अट्रैक्टिंग फिगर बन जाता है, जबकि वो बहरहाल आप जानते हैं कि वो काम किसी और उसमें कर रहा होता है। तो अमूमन जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है ना स्टॉक मार्केट, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है, तो फिर ख्याल आता है कि यार टैक्सेस पूरे करने तो इस तरफ भी मूव किया जाए। टैक्सेस तो बहरहाल जा रहे थे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है हमेशा से लैक्ट करती हैं, और वो एडवाइज़र जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, अब नए एडवाइज़र के हवाले से बात कर लें, जो गवर्नमेंट के नए एडवाइज़र हैं यानी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी पॉलिसीज़ जो बड़ी फेवर कर रही हैं, तो कोई वजह नहीं है कि अगर उनकी फेवर अगर रहती है स्टॉक मार्केट में, तो आने वाले वक्त में जो बड़ा एक ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट जगह होगी, हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल मार्केट जो हर चीज़ लोग वॉच कर रहे हैं।